कि जो पाइनस स्पीसीज है वो सबसे पहले आती है, लेकिन डॉट ऐड किया है यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम इंक्लूड किया, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, जैसे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया जहाँ जो सॉयल थी वहाँ पे प्रेजेंट थी लेकिन जो लाइफ थी वो खत्म हो गई थी वहाँ से। इसका थोड़ा फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि कैसे होता है, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सक्सेशन जो ड्राई या हार्श प्लेस से स्टार्ट होती है, जैसे हम हाय, तो आज हम ईवीएस का जो हमारा रिमेनिंग सब यूनिट्स थे उनको कवर करने वाले हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने कौन से टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से अभी हमारे पास बचते हैं जिसको हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को लेके, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था। एंड सेकंड जो टॉपिक था वो था इकोसिस्टम को लेके, जिसके अंदर हमने ये समझा कि इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन कैसे हैं इसके और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट की बात की थी, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामिड और एनर्जी फ्लो के अंदर हमने जो लिंकमैन का 10% एनर्जी फ्लो का रूल था, लॉ था, उसको हमने समझा था। और उसके बाद हमारा जो थर्ड सब यूनिट था ये भी हमने कवर कर लिया था, जहाँ पे हमें ये पता चला कि इकोसिस्टम से कौन कौन सी सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन को लेके, इसके प्रोसेसेस क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप का इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। इनको सिंपल शब्दों में समझेंगे, नोट्स के ज़रिए समझेंगे और जितने भी कंसेप्ट होंगे उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम आगे की और बढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो गैप देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मटेरियल नहीं होता है और ना ही उनके पास, अगर मटेरियल होगा तो उनको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो उसी गैप को फिल करने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं और मैं आपको कंसेप्ट्स भी एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तो चलिए अपने अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके कुछ टाइप्स देखेंगे एंड उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इसके ऊपर। यहाँ पे मैं पेन चूज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है वो विजिबल हो जाएं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक नेचुरल और ग्रेजुअल और ऑर्डरली चेंज जब किसी टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं और उनको रहते हुए वहाँ पे बहुत लंबा समय हो चुका है और उस समय के बढ़ते वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। एंड उसी चेंजेस के आने को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। थोड़ा सिंपल शब्दों में समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक नेचुरल, एक कुदरती, एक धीमी गति से, जिसको आप ग्रेजुअल वर्ड्स के साथ डिनोट करते हैं, और ऑर्डरली चेंज मतलब कि पहले एक चेंज होगी, फिर दूसरी चेंज होगी, फिर तीसरी चेंज होगी एंड उसके बाद एक फाइनल जो कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं कि एक चीज़ कैसे दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर रही है। यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे, तब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो लेक्चर के साथ आगे बने रहें। एंड अब हम बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो एक नेचर का एक स्लोली रीबिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग अ प्लेस स्टेप बाय स्टेप अंटिल इट रीचेज अ स्टेबल एंड अ बैलेंस कम्युनिटी दैट कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, ये एक नेचर का एक स्लोली रीबिल्डिंग का प्रोसेस है, जहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, और ये इम्प्रूवमेंट तब तक चलती है जब तक वो एक स्टेबल या बैलेंस कम्युनिटी को अचीव ना कर लें, और इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, लंबा पीरियड लगता है। ठीक है, और सिंपल वर्ड में समझो कि अवर कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स रिप्लेसेस द, ठीक है, अवर नहीं लिखा है यहाँ पे, वन कम्युनिटी लिखा है कि जैसे एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक खाली जगह पड़ी थी, ठीक है, खाली जगह के ऊपर थोड़ी सी ग्रास लगती है, ग्रास लगने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता है, मिट्टी आती है, ह्यूमस बनता है, ह्यूमस बनने के बाद ट्रीज वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स के बाद थोड़े बिग प्लांट्स आते हैं, फिर बिग प्लांट्स के बाद एक ट्रीज वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और एक फाइनल जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो बन जाती है, जिसको आप फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहा है कि एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स को रिप्लेस कर देती है दूसरी कम्युनिटी। ठीक है, और वो तब तक होता जाता है जब तक वो एक फाइनल कम्प्लेक्स कम्युनिटी को अचीव ना कर लें, जिसको हम फॉरेस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हैपन बिकॉज ईच स्टेज इन द इन्वायरमेंट हैज़ अ लिटिल, ठीक है, कि ये प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर हर एक जो भी चीज़ हो रही है उसका अलग अलग महत्व है। जैसे हम मेकिंग ऑफ सॉइल की बात करें, ठीक है, मेकिंग सॉइल बेटर, ठीक है, ये कौन कर रहा है कि जितने भी स्टेज हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉइल है वो अच्छी होती जा रही है। ठीक है,
जैसे सॉइल है तो सॉइल के बाद फिर वहाँ पे शेड्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद वहाँ पे वाटर लेवल का चेंज हो जाएगा और वहाँ पे एक न्यू स्पीसीज जो है वो सामने आएंगी और जो ओल्ड वन होंगी वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। कुछ नहीं है, बल्कि सिंपल है कि एक कम्युनिटी कैसे दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती हुई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सको कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। अगर आप बात करो कि अगर आपका जो मान लीजिए जम्मू सिटी है और उसके पड़ोस में एक आपको एम्प्टी विलेज देखने को मिलता है और बहुत सालों से वो खाली है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि सिर्फ खाली मिट्टी पड़ी है, सिर्फ रेतली ज़मीन है। ठीक है, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे टाइम आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे ग्रास लैंड्स का डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा घास आ गया, घास आने की वजह से वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमस बन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी के अंदर चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे श्रब्स, छोटी-छोटी झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाएँगी। झाड़ियों के बाद थोड़े और बड़े प्लांट्स वहाँ पे उगना शुरू हो जाएँगे। फिर फाइनली एक स्मॉल फॉरेस्ट वहाँ पे बन जाएगा और इसी एक्शन को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करके एक फाइनल कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रही है, दैट इज़ अ स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है? उसके बाद प्रोसेस क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती है कि जो पाइनस स्पीशीज़ है वो सबसे पहले आती है, लेकिन ये जो सक्सेशन का प्रोसेस है वो सडन नहीं होता है। ठीक है? मतलब एक एकदम से नहीं होता है, ये ग्रेजुअल होता है, धीरे-धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है? स्लो प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है। एंड इसको अगर हम देखें तो वो कैसे काम करती है, सबसे पहले आती है पाइनस स्पीशीज़ जो सबसे पहले आती है, जिसको हम दीज़ आर द टफ सिंपल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। जैसे हम लाइकन की बात करें, मोसिस की बात करें या टिनी एल्गी की बात करें, ये हार्श क्लाइमेट के अंदर जहाँ बेयर कंडीशंस हो, मतलब बिल्कुल खाली ज़मीन हो, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तभी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि लाइकेन्स मॉसेस वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं कि वो जितनी भी रॉक्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि ईच स्टेज मॉडिफाइज द इन्वायरमेंट। जैसे हम पाइनस स्पीसीज की बात करें तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे ही रॉक को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो सॉइल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और सॉइल का फॉर्मेशन शुरू होगा तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की वजह से फिर बाद में इस पे एक शेड आ जाएगी, एक छाँव जैसी बन जाएगी। छाँव होने के बाद क्या पता वहाँ का जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो प्लेस थी वो मोर सुइटेबल हो जाएगी किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो देखा ना आपने कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक लाइकन या मॉसिस थे जो एक बेयर ज़मीन, खाली ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे या हार्श जो भी कंडीशन थी वहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे। जब वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा होता था, वहाँ पे लाइकन्स और मॉसिस जो है वो ग्रो कर देते। फिर उसके बाद वहाँ पे ग्रास आ जाता है। ठीक है, ग्रास के बाद फिर जो श्रब्स हैं वो आ जाते हैं, फिर श्रब्स के बाद फिर स्मॉल ट्रीज़, फिर फॉरेस्ट, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है एक इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ जो कि आती हैं फिर जाती हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करें, जैसे ग्रासेस हो गया, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गया, तो ये इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं, अपीयर्स दैट कंडीशंस इम्प्रूव। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी रीच कर लेते हैं। जैसे जो फाइनली स्टेबल एंड सेल्फ मेंटेनिंग कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसको आप मैच्योर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड इट चेंजेस वेरी लिटिल अनलेस अ बिग डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक ये चेंज नहीं होती जब तक वहाँ पे कोई फ्लड्स ना आ जाए या कोई जंगल पे आग ना लग जाए। तब तक ये जो कम्युनिटी लास्ट वाला जो बनता है ना, फाइनल स्टेज वाली बनती है, स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो बनती है वो एक स्टेबल रहती है। ठीक है, वो डिस्टर्ब तब होती है जब वहाँ पे कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी ना आ जाए या मैन मेड क्लैमिटी ना आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम इंक्लूड किया है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मॉसेस ग्रो कर रही हैं। ये क्या है, पाइनस स्पीसी हैं जो कि सबसे पहले आती हैं। उसके बाद थोड़ा जो रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉइल फन बनना शुरू हो जाती है। सॉइल के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि ग्रासेस उगना शुरू हो जाते हैं, कुछ श्रब्स, झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाती हैं। एंड यहाँ पे एक कम्युनिटी बन जाती है जो कि स्मॉल कम्युनिटी होती है। इसमें अंदर छोटे छोटे ट्रीज भी होते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेल्फ सस्टेनिंग बन चुका है कि अगर कोई भी थोड़ी छोटी मोटी चेंज चेंज होती भी है तो वो उसको अपने आप से रीग्रो कर लेगा, अपने आप से उसके सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने आप को चेंज कर लेगा। तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के सक्सेशंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वो जो है वो एक कम्प्लीटली न्यू या एक कम्प्लीटली जो बैरन लैंड है, जो बंजर ज़मीन है, वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कोई सॉइल नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी, सिर्फ खाली रॉक्स पड़ी थी। ठीक है, चाहे वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से हो या कोई एक न्यू पॉन्ड जो है वो
उसकी वजह से बनी हो, ठीक है, पॉन्ड का जो पानी है वो सूख गया हो, उसके बाद वहाँ पे कोई ज़मीन हुई हो और वहाँ से कोई कम्युनिटी स्टार्ट होती है, वहाँ से जो लाइकन्स हैं वो वहाँ पे उगना शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा और यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि जब कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, जैसे पहले वहाँ पे एग्जिस्ट करा करती थी चीज़ें, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर हो गई या वहाँ पे फ्लड आ गया या जो है वो जो फार्म लैंड थी उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है। अगर वहाँ से फिर से एक न्यू सक्सेशन शुरू होता है तो उसको आप सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानेंगे कि अगर कोई जगह ऐसी थी जिसको पहले यूज़ किया गया था, ठीक है, द एरिया दैट हैड ऑलरेडी हैड लाइफ एंड सम सॉइल, कि ऐसा एरिया जहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, पहले थोड़ी मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि फॉरेस्ट फायर के बाद वहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, फ्लड्स आ गए या उस फार्मलैंड को छोड़ दिया गया, तो वहाँ से अगर कोई सक्सेशन शुरू होता है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन की मैंने डायग्राम ऐड की है, ठीक है, फ्लो चार्ट ऐड किया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई सॉइल कोई लाइफ नहीं थी, मॉसिस आ गए, फिर उसके बाद ग्रासी वीड्स आ गए, ठीक है, घास शुरू हो गया, उसके बाद श्रब्स बने, यंग फॉरेस्ट आ गए, फिर मैच्योर फॉरेस्ट बन गए। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, जैसे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, जहाँ जो सॉइल थी वहाँ पे प्रेजेंट थी लेकिन जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी वहाँ से, लेकिन जो सॉइल थी वो जली हुई थी, ठीक है। फिर वहाँ पे सालों सालों बाद क्या होता है कि ग्रासेस उगना शुरू हो जाते हैं, बीड्स उगना शुरू होते हैं, बीड्स भी ग्रास को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद श्रब्स की बात करें, झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाती है, यंग फॉरेस्ट और मैच्योर फॉरेस्ट, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी सक्सेशन है। और इसके साथ हमें क्या देखने को मिला, थोड़ा सा फास्टर होता है सेकेंडरी सक्सेशन एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो ये फ्लो चार्ट आपने ऐड कर देने अपने एग्जाम्स के अंदर, इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। द होल प्रोसेस इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, इम्प्रूव सॉइल एंड बिल्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स स्टेबल इकोसिस्टम ओवर द टाइम, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल को इम्प्रूव करता है और एक कॉम्प्लेक्स और स्टेबल इकोसिस्टम को बिल्ड कर देता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें दो मेजर टाइप्स हैं, हाइड्रोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ऐसा सक्सेशन जो पानी से स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट बिगिन इन द वाटर बॉडी लाइक ए पॉन्च, ठीक है, लेक या स्वैम्प एंड द स्लोली टर्न इनटू अ लैंड, ठीक है। तो जहाँ पे कोई दलदली ज़मीन है, कोई लेक है, जहाँ कहीं पे पॉन्ड है, तालाब है, तो वहाँ से वो जो सक्सेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है कि मान लीजिए कि वो पानी वहाँ से सूख गया, ठीक है, वहाँ पे अब लैंड बन गई है, ठीक है। फाइनली वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएंगे एंड इट हैपन बिकॉज डेड प्लांट्स एंड सिल्ट कीप फिलिंग द वाटर मेकिंग इट शैलोर ओवर द टाइम, ठीक है। क्या होता है कि जो उसके अंदर प्लांट्स हुआ करते थे, क्या पता वो ओवर द टाइम वहाँ पे डेड हो गए हो, ठीक है, डेड होने की वजह से वो नीचे जो पॉन्ड का सतह था, ठीक है, बॉटम में जमा होना शुरू हो गए हो, उसकी वजह से वहाँ पे जो पानी है वो सूखना शुरू हो गया हो, ठीक है, और उसका जो सरफेस है वो धीरे धीरे मिल्टी में बदलने लगा और ऊपर की ओर आगे आ गया हो, ठीक है। इसको समझेंगे कि स्टेजेस क्या होती हैं जीरो से की, उसके साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड द एरियाज चेंजेस फ्रॉम फुल्ली एक्वेटिक वाटर लविंग टू द टर्शियल लैंड लविंग कंडीशन, ठीक है। तो कौन सा एरिया, पहले वहाँ पे वाटर हुआ करता था, एक्वेटिक लाइफ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि किसी कारण की वजह से, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पर जो पानी है वो खत्म हो गया एंड वहाँ पे अब टेरेस्ट्रियल कंडीशन बन चुकी है, लैंड वहाँ पे बन चुके हैं। स्टेजेस की बात करेंगे तो जो पाइनर स्पीसीज है वहाँ पे वो कौन सी है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, जो कि जैसे हम फ्लोटिंग एल्गी की बात करते हैं ना, तो वो क्या है, एक पाइनर स्पीसी है, ठीक है। डाई एटम्स हैं, वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर व्हेन दे डाई, जब ये खत्म हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं किसके अंदर, जो पॉन्ड का बॉटम है, ठीक है। उसके बाद सबमर्ज स्टेज आती है कि जो रूटेड प्लांट्स थे अंडर वाटर के अंदर, जैसे हाइड्रिला हो गया और वैसिलिनेरिया हो गया, ठीक है, ये मड के अपीयर्स एज मड बिल्ड अप एट द बॉटम, तो ये बॉटम के अंदर ही रहते हैं क्योंकि रूट्स आपने देखी होंगी तो वो मिट्टी के अंदर ही रहेंगी, पानी की मिट्टी के अंदर रहेंगी, तो वहाँ पे वो क्या करती हैं कि एक धीरे धीरे मड जो है वो बिल्डअप करना शुरू कर देती हैं किसके अंदर, पॉन्ड के बॉटम में, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लोटिंग स्टेज आती है। फ्लोटिंग स्टेज का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे लीव्स जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर, जो पानी की सतह है उसके ऊपर, जैसे हम लिली की बात करें या लोटस फ्लावर की बात करें तो उसके जो लीव्स हैं, जो उसके प्लांट्स हैं, वो पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो उसके अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। एंड ग्रो दे कवर द वाटर एंड रिड्यूस द लाइट बिलो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब उनके पत्ते छा गए पूरे पानी के सरफेस के ऊपर, तो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा सकती, तो जो नीचे की फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे या यू जू प्लैंक्टन्स होंगे, वो उनको वो सनलाइट नहीं मिल पाएगी। फिर वहाँ पे क्या होता है कि रेड स्वैम्प स्टेज आ जाती है कि जो टाल प्लांट्स हैं, जैसे रीड्स हो गया एंड कैटलिस हो गया, वो एजिस के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक स्वैम्पी दलदली ज़मीन जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो कौन से प्लांट हैं जो
रीड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद कैटलीज हैं, ठीक है, इनको आपने ध्यान में रखना है। ये क्या करते हैं कि एक स्वैम्पी एरिया क्रिएट कर देते हैं, कहाँ पे, पॉन्ड के एज के ऊपर, ठीक है, तालाब के किनारे के ऊपर। फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको आप सेज मियाडो स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि जहाँ पे क्या है कि ग्रासेस है, ठीक है, और जो सीज हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि एक एरिया को वेट मैडो में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, या मार्श मतलब दलदली ज़मीन में बनाना कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वुडलैंड स्टेज आ जाती है कि जो श्रब्स हैं, जो स्मॉल ट्रीज हैं, वो उगना शुरू हो जाते हैं, जिसके एक एग्जांपल है विलोज। वो सॉइल के ऊपर उगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब जो है वो सॉइल थोड़ी ड्राई हो रही है, एंड कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट स्टेज यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। बिग ट्रीज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो पॉन्ड है वो कम्प्लीटली ड्राई लैंड बन चुका है, ठीक है। इसका थोड़ा फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि कैसे होता है, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है फाइटोप्लैंक्टन की स्टेज, जहाँ पे पानी के अंदर जो एल्गीज हैं वो तैर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, जो सतह है नीचे, ठीक है, पॉन्ड की सतह, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड या न्यूट्रिएंट्स को करना शुरू कर देंगे, ऐड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी जब डेथ होती है, ये डाई करते हैं, तो ये बॉटम में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमर्ज स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रेला और ये जो प्लांट का नाम है ये उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है सॉइल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, शुरू होती एक तो इन प्लांट्स की वजह से भी होती है ना, एक तो ऐसे भी आपने देखा होगा इरोजन की वजह से होती है, या कहीं बाहर से पानी आ रहा है तो उसकी वजह से भी पॉन्ड के अंदर जो है वो सॉइल लेके कोई पानी आ रहा है, तो वो सॉइल वहाँ पे इक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, किसके अंदर, बॉटम ऑफ द पॉन्ड के अंदर। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आ गई, रेड स्वैम्प एरिया आ गया, कि साइड साइड पे क्या हो रहा है कि ग्रासेस होना, ग्रासेस ग्रासेस इमर्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रासेस ग्रो करना स्टार्ट हो चुके हैं एजेस ऑफ द पॉन्ड के अंदर। फिर फाइनल क्या होता है कि ये ग्रासेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पानी सूख जाता है, और फॉरेस्ट कम्प्लेक्स बन जाता है वहाँ पे। फाइनल जो है वो कम्युनिटी अचीव हो जाती है। तो ये है हाइड्रोजेयर, मतलब जो पानी से स्टार्ट हुई है सक्सेशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजेयर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है जीरोजेयर, मतलब कि ऐसी सक्सेशन जो ड्राई या हार्श प्लेस से स्टार्ट होती है। जैसे हम बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि वेरी ड्राई या हार्श प्लेस से स्टार्ट होती है, और वहाँ पे कोई भी पानी नहीं होता, सिर्फ खाली जहाँ पे रॉक्स होती हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले होते हैं, और वहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, और वहाँ पे कोई सॉइल नहीं होती है। स्लोली वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल जो है वो फर्टाइल होना शुरू हो जाती है किसी कारणों की वजह से, एंड फाइनली वहाँ पे एक फॉरेस्ट या एक स्टेबल वेजिटेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पे स्टेजेस की बात करेंगे, कैसे जीरो शेयर के अंदर जो है वो फाइनल कम्प्लेक्स कम्युनिटी को अचीव किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो पाइनियर स्टेज है, जो पाइनियर कम्युनिटी है, वो है लाइकन्स। जैसे क्रुस्टोस जो लाइकन है, जिसके अंदर फ्लैट और क्रस्ट लाइक होती है, ये क्या करती है, पहली है ऐसी जो बेयर रॉक, मतलब जो है ना पत्थर, ठीक है, रॉक्स चट्टाने हैं, उसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देती है। इसका नाम क्या है, क्रुस्टोस लाइकन, ठीक है। दे secrete acid that slowly break the rock into smaller pieces and the start soil formation। तो ये क्या करते हैं कि जो लाइकन्स हैं एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉलर पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रेक हुई तो सॉइल क्रिएट होना शुरू होगी, और वहाँ पे सॉइल के ऊपर क्या बन जाएगा, मॉसिस स्टेज आ जाएगी, मॉसिस वहाँ पे उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड मॉसिस देखा ना आपने, जो ग्रीन ग्रीन सा होता है, जो रॉक्स के ऊपर लगा होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है हर एक जगह, ऊपर चाहे फर्श हो या चाहे रॉक हो, चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, ठीक है। द ट्रैप मोर डस्ट एंड मोर एड ऑर्गेनिक मैटर। तो वो क्या करते हैं कि जब कोई हवा चलती है तो इन मॉसिस के अंदर डस्ट ट्रैप हो जाती है, और डस्ट ट्रैप होने की वजह से जब ये डेड होते हैं, या डस्ट ट्रैप होने की वजह से इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, मतलब ये थोड़ी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद फिर हर्ब्स एंड ग्रास स्टेज आ जाती है, ठीक है। हर्ब्स एंड ग्रास स्टेज कैसी आती है कि अब वहाँ पे सॉइल आ गई थी, तो सॉइल के ऊपर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्रासेस ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और जो सॉइल है वो और डीप होती जाएगी। और जैसे ही ग्रास वहाँ पे उगना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ पे उगना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे वो कुछ वाटर को भी होल्ड करने की कैपेसिटी उनके पास आ जाएगी, पानी को भी होल्ड करने की कैपेसिटी उनके साथ आ जाएगी। अगर वहाँ पे बारिश नहीं भी होती है ना, तो जो हवा चलती है उसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा वाटर जो है वो अक्यूमुलेट करने की उनके पास क्षमता आ जाए, होल्ड करने की क्षमता उनके पास आ जाए, किनके पास, जो श्रब्स हैं और जो ग्रासेस हैं। श्रब स्टेज यहाँ पे आती है कि बुशेज आ जाती हैं, यहाँ पे श्रब्स आ जाती हैं। उसके बाद ये ज़्यादा और शेड ला देती हैं, ठीक है, थोड़ा और घना वहाँ पे एक वेजिटेशन शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से और इम्प्रूव हो जाती है सॉइल, ठीक है। फिर बाद में जो लास्ट स्टेज है वो है वुडलैंड या फॉरेस्ट स्टेज,
कि वहाँ पे स्मॉल ट्रीज़ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाती है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि जो ज़िराक है, वो ऐसी जगह से स्टार्ट हुई है जो कि ड्राई थी, सिर्फ़ बेयर रॉक वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती थी। एंड जो हाइड्रार्क है, जो पानी से स्टार्ट हुई है, वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। पाइनस स्पीसी क्या थी? यहाँ पे लाइकेन्स थी, ठीक है। वो एसिड स्ट्रीक्स क्रिएट करेंगी, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे मॉसेस ग्रो करना शुरू कर जाएँगे, फिर उसके बाद श्रब स्टेज आ जाएगी, फिर श्रब्स को वहाँ पे थोड़ी जो बड़ी श्रब्स हैं, वो टेक ओवर कर देंगे एंड फाइनली जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाएगी, जिसको आप फॉरेस्ट या वुडलैंड के नाम से जानते हैं। क्विक कंपैरिज़न में आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोस्फीयर है, जो कि वेट वाटर से स्टार्ट हो जाती है, फिर बाद में वो वाटर ड्राई होता है, फिर वहाँ पे एक फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। जो ज़ीरोस्फीयर है, वो ड्राई रॉक से स्टार्ट होती है, ड्राई ज़मीन से स्टार्ट होती है, सूखी ज़मीन से स्टार्ट होती है, जहाँ वो सैंड से स्टार्ट होगी, यहाँ वो रॉक से स्टार्ट होगी, जो कि बेयर रॉक्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल खाली, बंजर, ठीक है। उसके बाद फिर वो एक लेस ड्राई होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, फिर वो एक फाइनल एंड फॉरेस्ट को अचीव कर देते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर है, स्टार्ट विद वाटर, वेट वाटर बॉडी है, ड्राई होगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी अचीव कर लेगी। ज़ीरोस्फीयर है, ड्राई प्लेस से स्टार्ट होगी, ठीक है, वहाँ पे ड्राई रॉक्स एंड सैंड्स होंगी, गेन मॉइस्चर, फिर सॉइल बनेगी, ठीक है, मॉइस्चर गेन होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को वो अचीव कर लेंगे, दैट इज़ द फॉरेस्ट। ये डायग्राम आपने बना लेनी है, फायर फ्लो चार्ट बना लेना है। कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचर का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो क्या करते हैं कि एक स्लोली डेवलप करते हैं किसको, एक ऐसा सिस्टम को जो कि बैलेंस प्रदान करे पूरे इकोसिस्टम को, ठीक है। एंड आफ्टर एनी डिस्टर्बेंस ऑन द न्यू लैंड, ठीक है, तो कोई अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो चुकी है, कोई वहाँ पे फ्लड आ चुका है, फायर लग चुकी है, तो उसके बाद वहाँ पे जो स्टार्ट होगी न्यू वेजिटेशन की, उसी को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। और ये क्यों होता है? ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। एंड इट शोज हाउ लिविंग थिंग्स एंड their environment keep changing together until a stable complex climax stage is achieved। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो जिंदा चीज़ें, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए चेंज होती रहती हैं। और चेंज तब तक होती हैं जब तक वो एक फाइनल स्टेज को अचीव ना कर लें, चाहे वो पॉन्ड हो, वो एक फॉरेस्ट हाइड्रोस्फीयर में बदल जाए, या जो जीरो शेयर जो मतलब खाली ज़मीन है, ठीक है, बेयर रॉक्स है, वो एक फाइनल फॉरेस्ट कम्युनिटी में बदल जाए। एंड दिस प्रोसेस की वजह से सॉइल के जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ लाइफ वहाँ पे आता है, बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है एंड मेक द एरिया मोर स्टेबल। तो वो जो एरिया है, पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, अब वहाँ पे वेजिटेशन है, तो वहाँ पे सर्वाइवल भी पॉसिबल हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एंड सेकंड थिंग जो हमारे पास सेकंड नोट्स थे, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बताए थे, उनको भी एक बार स्किम कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो इम्पोर्टेंट जो हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे भी वही सेम है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। पाइनियर स्पीसीज क्या होती हैं, उसके बाद वो कैसे एक स्टेबल इकोसिस्टम को जो है वो जन्म देती हैं, इकोसिस्टम बन जाता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाती है। यहाँ पे सारा जो है वो लिखा गया है। 2 मेन काइंड्स ऑफ सक्सेशन होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन, एक सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो जो एक न्यू खाली ज़मीन से स्टार्ट होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन वो जब कोई वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हो गई हो और वहाँ पे लाइफ या सॉइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। उसके बाद यहाँ पे हमने हाइड्रोस्फीयर की बात की कि कैसे एक पाइनस स्पीसीज़ होती है, जिसको आप हमने फाइटोप्लैंक्टन्स की बात की थी, ठीक है? उसके बाद ये सारा आप देख लेना, ठीक है? उसमें से कुछ नहीं है, सा सेम ही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो सेयर की बात की, तो स्टार्स यहाँ पे स्टार्ट होती है जो वेरी हार्श और वहाँ पे वेरी ड्राई चीज़ें हों, ठीक है? ड्राई क्लाइमेट हो, जैसे बेयर रॉक हो गया, रेत के टीले हो गए, जिसको सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं। स्लोली वो जो सॉइल है वहाँ पे फर्टाइल हो जाती है एंड उसकी वजह से वहाँ पे एक स्टेबल फॉरेस्ट बन जाता है। और बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वाटर और सॉइल का हमें लैक देखने को मिलता है, कम देखने को मिलते हैं। जैसे पाइनस स्पीसीज रॉक थी, मॉसिस ग्रीन्स यहाँ पे ग्रो हो गई, उसके बाद थोड़े श्रब्स आ गए, फिर और थोड़े बड़े घास बन गए, ठीक है, झाड़ियाँ आ गई, उसके बाद वुडलैंड, ये फाइनल फाइनल जो कम्युनिटी है वो इन्होंने अचीव कर ली। और इसके साथ हमारी जो टॉपिक है थोड़ा शॉर्ट है, ये आपके रिवीजन के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप देख लेना। अगर आपको ये चाहिए नोट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मुझे आप मैसेज करके नोट्स को अवेल कर सकते हैं।